आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब पहले चैप्टर पर। तो पहले चैप्टर के हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम कर चुका है, और गॉसेस थ्योरम के बाद वी had discussed about the application of gases, right? तो gases application में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करे थे। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, जहां पर बात होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनिटेसिमल शीट, राइट? तो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा शीट लेना है, जो कि एक आपका नॉन कंडक्टिंग शीट भी होने वाला है। इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटेसिमल चार्ज शीट, राइट? तो दिस इज द टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सपोज दैट कि मेरे पास कोई शीट है, राइट? ये कोई इनफाइनिटेसिमल शीट है जिसकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है, लीजिए। और ये नॉन कंडक्टिंग शीट होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। तो नॉन कंडक्टिंग शीट का और कंडक्टिंग शीट का क्या डिफरेंस है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग का मतलब है जो चार्ज हो गया इस शीट पर, वो केवल एक ही रीजन पर इफेक्ट रखता है, दूसरे रीजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का जो सरफेस है वो एक रीजन पर है, दूसरा अनइफेक्टिव रहने वाला है। तो सपोज दैट ये आपका इनफाइनाइट रीजन का कोई चार्ज सिस्टम है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, राइट? यहाँ पर आपने चार्ज को रख तो रखा है, बट ये चार्ज का इफेक्ट जो है केवल इसी रीजन की वजह से होने वाला है, क्योंकि चार्ज का इफेक्ट दोनों साइड पड़ता है, तो इसका इफेक्ट भी दोनों साइड पड़ेगा, नो डाउट पड़ेगा। सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो यहाँ पर हमने एक कोई पॉइंट सपोज कर रखा हुआ है जो कि इस शीट से कुछ डिस्टेंस पर होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने डिस्टेंस पे, तो हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल r, राइट? तो हमें इस सिस्टम को, जो कि ये सिस्टम कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली ऐसा करके, तो इस सिस्टम के पास यहाँ पर निकालना है। तो इतनी ही डिस्टेंस पर इधर भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा रीजन चाहिए जो कि इस सिस्टम से इक्वी डिस्टेंट हो, राइट? इक्वी डिस्टेंस के लिए हमें या तो ऐसा सिस्टम लेना होगा जो कि इक्वल डिस्टेंस पर दिखा सके, अपने आप को शो कर सके। तो उसके लिए मुझे जैसा सिस्टम दिखाई दे रहा है वो सिलेंडर ही होने वाला है, अगेन, राइट? अगेन रीजन क्या है उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सिलेंड्रिकल रीजन रिपीट कर दिया, राइट? तो ये हमने रिपीट किया। अब जरा सोचिए कि यहां से यहां के डिस्टेंस, यहां से यहां के डिस्टेंस हमने इक्वल ले लिया, सिमेट्रिक भी है, और इस वाले पॉइंट से इधर की डिस्टेंस, नीचे वाले पॉइंट से इधर की डिस्टेंस जो है वो सेम होने वाली, इसलिए सिलेंड्रिकल रीजन बेस्ट है। और ये एक्चुअली कोई और रीजन नहीं, गॉसियन रीजन है, जो कि इमेजिनरी रीजन होने वाला है, राइट? तो यहां पर आपने इस सिलेंड्रिकल रीजन पर आपको 3 अलग अलग सरफेसेस दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर भी ले सकते हैं आप, कहीं पर भी ले सकते हैं। ये कर्व रीजन पर भी ले लिया आपने, ये गॉसियन रीजन पर आपका छोटे छोटे पार्शियल रीजन ले लिए। इस पार्शियल रीजन का जो एरिया वेक्टर होगा, जो कि परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली होने वाला है सरफेस पर, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जरा सोचिएगा कि ये वाला इफेक्ट मतलब इक्वल सिमेट्रिकल रीजन से होकर के ये पूरा सिलेंडर बना हुआ है, और यहाँ पर कितने इफेक्टिव चार्ज इस पर इफेक्ट डालेंगे। तो जरा सोचिए कि केवल इतने ही चार्ज जो कि इस रीजन के अंदर आते हैं, बस इतने ही लोग यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, ये बात पता कैसे चलेगी? तो ये बात पता करने के लिए आपको बस क्या करना है, यहाँ पर एरिया सपोज कर लेना है। इस रीजन का जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट यहाँ पर और इसका इफेक्ट यहाँ पर भी पहुंचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट दोनों साइड होने वाला है।
इसके अंदर कितने चार्ज आएंगे इसका कैलकुलेशन हम खुद करेंगे। शायद आपको याद हो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर लाइन पर होगा तो लाइन पर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल से लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में सपोज करते थे। अगर ये सरफेस पर फैला हुआ है तो बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसे हम सरफेस डेंसिटी निकालेंगे, और यहां पर लीनियर में लाइन डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते थे, राइट। तो यही कहानी यहां पर भी होने वाली है। आइए इस क्राइटेरिया को लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। Suppose a non-conducting charge sheet has point P where electric field to be find, right? Taking Gaussian surface surrounded to the point P। ये बात आपको पहले स्टार्टिंग में इनिशियली सपोज करके रख लेनी है। अब एक एक करके स्टार्ट करें। अब फ्लक्स निकालने की कोशिश करें। तो पहले तो हम फ्लक्स निकालेंगे इस टोटल गॉसियन रीजन से कितना फ्लक्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रीजन, राइट। तो सबसे पहले इस वाले रीजन का एरिया वेक्टर तो आप देख ही रहे हैं आउटसाइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऑफ कोर्स आउटवर्ड होता है लाइक दिस। तो ये हो गया आउटवर्ड, राइट। और सिंपली यहां पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आउटवर्ड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने वाला है ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होने वाला है। ये आपने देख लिया 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे तीन अलग अलग रीजन, ये वाला रीजन ट्रांसवर्स और ये हो गया आपका कर्व, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स आपको पहले इस ट्रांसवर्स रीजन से मिलेगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, जो कि ये ट्रांसवर्स रीजन से मिला। फिर अगेन आप लिखोगे ई डी ए कॉस इस वाले रीजन के लिए, कर्व रीजन के लिए तो आपको cos 90 लिखना होगा, कर्व रीजन है। अगेन प्लस उस वाले रीजन मतलब अगेन आपको ट्रांसवर्स रीजन के लिए लेना है तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। फाइनली आपको मिला फाइव इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, और ये एरिया कोई और नहीं इस वाले रीजन का इफेक्टिव वैल्यू है। तो इसका रीजन वैल्यू और इसका रीजन वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि सिलेंडर का सारा रीजन सेम होता है, किसी बकेट के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये वाला रीजन और ये वाला मतलब सारे जो क्रॉस सेक्शन है सबका रीजन एरिया सेम होगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है ई cos 0 वैल्यू 1, डी का a सपोज कर लिया, cos 90 0 प्लस ई ए अगेन इसका भी वही आएगा ट्रांसवर्स का। तो ये आपको मिला 2EA, राइट। यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के टर्म से फ्लक्स निकाल लिया। अगेन अब आप क्या कर सकते हो, यहां से अब आप गॉसियन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Gauss's theorem, this is what phi is equal to q by epsilon naught, यही होता है ना, phi is equal to q by epsilon naught। तो q by epsilon naught में q वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि इस रीजन के अंदर आता, मतलब कि इस गॉसियन रीजन के अंदर मिलेगा, जो कि गॉसेस का पहला
प्रिस्क्रिप्शन भी है, तो यही मुझे चाहिए बस इतना अमाउंट। अगर इस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला है तो इसकी अपनी डेंसिटी होगी और इस डेंसिटी को कहेंगे क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मुझे पता है और कितने अमाउंट का निकालना है, केवल इतने ही अमाउंट का निकालना है चार्ज, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इतना अमाउंट ऑफ चार्ज पता चल जाएगा। नाउ सिग्मा इनटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, जो कि A आपका ऑक्यूपाइड रीजन है, गॉसियन रीजन, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे आपने अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ट्रीट करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिला है 2 इंटू E इंटू A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया और ये एरिया अलग नहीं है, सेम एरिया है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी निकालिए यही मिलेगा। और आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी डिस्टेंस के फैक्टर पर डिपेंड ही नहीं करता, यहाँ पर ये किस पर डिपेंड करता है, केवल अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर तो होना ही है क्योंकि डायरेक्शन तो होगा, मैग्नीट्यूड है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और एन कैप इज नथिंग बट दिस इज द डायरेक्शन आउटवर्ड, राइट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड हो जाएगा। क्या समझ में आया, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, राइट। तो ये वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती कि कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हो। तो इसका अगर मैं रिलेशन डिस्टेंस के साथ लिखूं तो क्या लिखा जा सकता है, r पावर 0 लिखा जा सकता है। और इसका ग्राफ में अगर बनाने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होने वाला है, राइट। बात समझ आ गई होगी। तो ये हो गई कहानी। तो क्या समझ में आया, किसी भी चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, n cap is the unit vector, of course डायरेक्शन होगा जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, राइट। अब बात करेंगे कि अगर यही चीज मुझे किसी कंडक्टिंग शीट के लिए निकालनी होगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि नॉन कंडक्टिंग शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, राइट। यही होता है आपका जनरल फॉर्मूला। ये इसलिए है क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट्स में चार्ज का केवल एक ही रीजन एक्टिव होता है। बट अगर हम बात करें इफ अ कंडक्टिंग शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ये भी तो चार्ज होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट एनी पॉइंट produces due to two charge surfaces। क्यों ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहां चार्ज, अगर मैं शीट की बात करूं तो यहां पर मेरे पास मान लीजिए कि कोई चार्ज शीट है और इस चार्ज शीट पर इधर भी चार्ज और इधर भी चार्ज होगा, क्योंकि मेटल है तो चार्ज को यूनिफॉर्मली फैला देता है दोनों रीजन्स पर। तो यहाँ पर दो रीजन्स चार्ज हो गए, तो इसके दोनों रीजन का इफेक्ट पड़ेगा, एक रीजन और दूसरा रीजन, दोनों रीजन का इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट पर सपोज करूं, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इधर होने वाला है, राइट, समझ ही रहे हो। और इस पॉजिटिव का भी तो इधर ही इफेक्ट होगा, मतलब एक तो E1 आपको पता चल ही रहा है क्योंकि ये मेटल है, सरफेस का एरिया इधर और इधर सब कुछ सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी इधर ही होने वाला है। मतलब इसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जिनका डिस्टेंस पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड at P this is E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, जो कि आपको पता ही है उस डायरेक्शन में है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, ये भी उसी डायरेक्शन में है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, सिग्मा अपॉन epsilon naught, और डायरेक्शन विल बी सेम, दैट्स व्हाई अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू किसी कंडक्टिंग रीजन के, राइट। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे इससे रिलेटेड अगर दो चार्ज शीट मिले और दोनों चार्ज शीट पर्टिकुलरली दिया नहीं है वो कंडक्टिंग है, दो चार्ज शीट मिले, उस दो चार्ज शीट के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो कैसा होगा, आइए चेक करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास अगर दो चार्ज शीट हो और दोनों चार्ज शीट मान लीजिए कि ऑपोजिटली चार्ज है, ऑपोजिटली चार्ज का मतलब एक पर पॉजिटिव इफेक्ट है एक पर नेगेटिव इफेक्ट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज शीट्स, तो इसमें आपको दो केसेस मिलेंगे। अगर दो ऑपोजिटली चार्ज है लेकिन उनकी चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो, और अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो तो क्या होगा, याद रखेंगे यहां पर हम जो शीट ले रहे हैं उस शीट पर जो चार्ज की वैल्यू होगी केवल एक ही सरफेस पर एक्टिव होगी, मतलब दोनों चार्ज दोनों सरफेस पर एक्टिव नहीं होंगे, थोड़ा समझेंगे। तो यहां पर हमने एक सरफेस ले लिया, लीजिए, और ये सरफेस है आपका, ये आपने इसको चार्ज कर रखा हुआ है किसी पॉजिटिव चार्ज से, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर रखा हुआ है और इसकी डेंसिटी जो है वो सिग्मा 1 है, राइट। और इसी के बगल में आपने एक और सरफेस ले रखा है और ये सरफेस की डेंसिटी बस अलग है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है, और इसकी डेंसिटी जो है वो नेगेटिव में है, बट अमाउंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ओके। तो ये बातें हो गई। यहां पर हमें दो पॉइंट मिले हैं, एक इनसाइड पॉइंट मिला है और एक आउटसाइड पॉइंट मिला है, और इन्हीं दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसका नाम आप रख सकते हो शीट ए और इसका नाम रख सकते हो शीट बी, ड्यू टू शीट ए एट पॉइंट पी, राइट। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, जैसा कि आपको पहले भी पता है, क्योंकि अमाउंट अलग है तो आप यहां पर इसके लिए अलग फॉर्मूला लिखने वाले हो, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। मैंने क्या बोला था, चार्ज का केवल एक ही रीजन एक्टिव है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और डायरेक्शन कहां होगा, इस डायरेक्शन में, तो n कैप लिख सकते हो आप, राइट, आउटवर्ड के लिए। इस तरीके से आपने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। अगेन ड्यू टू शीट बी, ये भी तो इफेक्ट डालेगा इस पॉइंट पर, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इसका डायरेक्शन अपनी ओर ही होगा और इसका वैल्यू होगा E2, राइट, ड्यू टू बी। अब क्या होगा, वेक्टर ऑफ E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, क्योंकि डायरेक्शन उसी के अलोंग है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ n कैप लिखकर छोड़ देंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, राइट। और ये होने वाला है E इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट n कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप और फाइनली ये कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। डायरेक्शन वगैरह सेम ही रहने वाला है और इफेक्ट जो होगी वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जस्ट सपोज दैट कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए, इस पर भी 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो, इस पर भी 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो, बट नेचर अलग अलग हो, तो ऐसे केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और n कैप के साथ 2 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। राइट, ये कहानी क्लियर हो गई क्या? तो ये कहां पे देखा? इनसाइड पॉइंट पे। तो अगर मुझे कहां निकालना हो, अगर मुझे निकालना हो इनसाइड पर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटसाइड में निकालिए, तो आउटसाइड का जो पोर्शन है वो आपका होमवर्क होने वाला है। होमवर्क कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, तो इसको आप लिखोगे E1। राइट, समझ में आई बात? पॉजिटिव के चार्ज की वजह से E1 का डायरेक्शन आउटवर्ड। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। सिंपली अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसको लिखोगे ऐसा, तो इसको लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, समझ पा रहे हो? नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन के ऑपोजिट है। अब यहां पर आप जब लिखिएगा इनसाइड के जगह पे आउटसाइड लिख देंगे, और आउटसाइड लिख के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए जैसा कि आप लिख पा रहे हो वैसे ही लिखेंगे। और सिंपली अगेन अगर मैं बात करूं यहां पर P की जगह पे, तो आप वहां पे P की जगह पे क्यों सपोज करोगे? अगेन ड्यू टू शीट बी, अगर शीट बी की वजह से इफेक्ट चेक करोगे तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप की जगह माइनस n कैप यूज करोगे। राइट, माइनस n कैप जैसा कि यहां पे दिखा रखा है मैंने। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, यहां पे Q सपोज करोगे, E1 प्लस E2 की जगह पे आपका ये सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस हो जाएगा। अब आप सॉल्व करोगे तो यहां माइनस में आएगा और वैल्यू, अब जब दोनों को सेम करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इनसाइड मिलेगा, और सबसे कम मिनिमम कहां मिलेगा? तो आउटसाइड मिलेगा। तो ये वैल्यू आप मैक्सिमम लिख सकते हो, और इसके आउटसाइड जब निकालिएगा तो यहाँ पे आउटसाइड लिख दीजिएगा सेकंड लिख करके, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आएगी वो 0 या मिनिमम लिख देंगे आप। ये काम आपका होमवर्क होगा। राइट, तो अब आप समझ चुके होंगे कैसे करना है। होप सो कि आप इसको कर पाओगे। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एग्जांपल है, और इस एग्जांपल से हम टॉपिक को क्लियर करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। आइए देखते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, और वो है अ मेटालिक लार्ज शीट हैज चार्ज डेंसिटी 6 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 12 सेंटीमीटर अवे। मेक श्योर कि आपको पता हो क्या डिफरेंस है लार्ज शीट और फाइनाइट शीट में। यही अगर मैं बात करूं किसी लार्ज शीट के बारे में, तो लार्ज शीट पर केवल एक ही सरफेस होता है, और एक ही सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट, और अगर यही फाइनाइट शीट होगा, अगर केवल फाइनाइट शीट के बारे में बात करें, मतलब कि उसका एरिया कम हो, जैसा कि आपको पता है एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर उसका एरिया कम होता है तो चार्ज दूसरे रीजन पर भी पहुंचता है, और अगर चार्ज दूसरे रीजन पर पहुंचेगा तो इसके 2 रीजन लिए जाते हैं। तो फाइनाइट कंडक्टिंग के लिए, फाइनाइट कंडक्टिंग मतलब मेटल अगर हो, फाइनाइट हो, तो ऐसे केस में 2 रीजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेक श्योर कि ये बात आपको थोड़ा समझ आ जाए कि अगर फाइनाइट कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लार्ज मेटालिक शीट है या फिर लार्ज नॉन कंडक्टिंग है तो एक होना ही है, लेकिन अगर लार्ज कंडक्टिंग भी है तो भी एक ही सरफेस होगा। बट अगर मैं बात करूं फाइनाइट कंडक्टिंग की, तो फाइनाइट कंडक्टिंग में 2 सरफेस होंगे, और फाइनाइट नॉन कंडक्टिंग में केवल एक ही चार्ज सरफेस होगा, और जहां 2 चार्ज सरफेस होंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट,
तो ये चीजें दिमाग में फिट कर लीजिए, तो चीजें बहुत सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसको हम डील करने जा रहे हैं। तो क्या दे रखा है पहले उसको नोट कर लिया जाए। तो चार्ज डेंसिटी दे रखा है 6 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो माइक्रो को चेंज करना चाहिए ना, तो -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पहली कहानी क्लियर हो गई। तो इसको हमने चेंज कर लिया माइक्रो की वैल्यू रख करके। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि फॉर्मूला क्या ले। तो ये मेटालिक शीट है, लार्ज है, तो कितने सरफेस होंगे? ऑफ कोर्स एक सरफेस होगा। क्या बताया था? लार्ज मेटालिक पे एक ही सरफेस होगा, और एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे नॉन कंडक्टिंग का होता था, एग्जैक्टली वैसे ही इसका फॉर्मूला होगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे आप क्या लिखिएगा? 6 × 10⁻⁶ अपॉन 2 × 8.85 × 10⁻⁻12। इसको आपको सॉल्व कर लेना है बच्चों। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ अपॉन 8.85 × 10⁻12। सॉल्व कर लेंगे आप, और ये सॉल्व करके आप इसका आंसर डिक्लेयर कर देंगे और हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया, राइट। तो ये आगे का प्रोसीड करना आपका काम होगा। ओके, तो आगे बढ़े। अब देखना है हमें कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। एन इनफाइनेटेसिमल नॉन कंडक्टिंग शीट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड चार्ज डेंसिटी अपॉन इट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर दे रखा है तो उस शीट पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इनफाइनेटेसिमल है, तो राइट, इसका मतलब इनफाइनाइट शीट पर भी तो एक ही सरफेस होता है चार्ज का। तो इसके लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली आपको E इज इक्वल टू नॉन कंडक्टिंग है तो एक ही सरफेस, उसमें कुछ नहीं सोचना, 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट E। तो 2 × 8.85 × 10⁻⁻12, और E की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁴। ओके, इसको आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। ये आपका हो गया सॉल्व। अब इतना काम तो आप कर ही लेंगे, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। बचता है अब कि आगे हम करेंगे क्या। तो मैं बता दूं कि आगे आपका होमवर्क होने वाला है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि एनसीईआरटी का है 1.24, जो आप करके सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। और वो क्वेश्चन होने वाला है आपके लास्ट टॉपिक पर बेस्ड, जो कि मैंने बताया था कि जब दो यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी वाले, ऑपोजिटली चार्ज है वो, यूनिफॉर्मली ऑपोजिटली चार्ज डेंसिटी वाले शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या होगा। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली 24 है, करके आप मुझसे शेयर करेंगे, तभी हम सिस्टमैटिक वे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। तब अब आप रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर बातें होंगी किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।